किसी भी घर की बेसमेंट कई तरह के कामों में आती है। जैसे कुछ लोग इसे स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग मुजरिमों को कैद करने के लिए, और ज्यादातर इसका इस्तेमाल कैदियों को कैद करने के लिए किया जाता था। पिछले जमाने में लोग जमीन के नीचे सुरंगें बनाते थे और वहां लोगों को टॉर्चर करते थे। ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है, जिस वजह से लोग बेसमेंट से बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे बहुत ज्यादा अंधेरे में कोई भी इंसान डर सकता है। तब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो सुरंगें कहाँ जा रही हैं और कितनी बड़ी हैं। मेरा नाम नेड है और मेरा बेटा फैलोन अब 14 साल का होने वाला था, और अब वो मुझे फोर्स कर रहा था कि उसे अलग बेसमेंट में कमरा चाहिए। मैं अब बड़ा हो रहा हूँ डैड, और मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। मेरी बीवी एलिशिया एक पैनकेक से भरी हुई प्लेट फैलोन की तरफ लाई। हमें उसे कमरा देना चाहिए नेड, और मैं इसका कमरा सेट करने में मदद करूंगी। क्या ये ठीक रहेगा फैलोन? तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, तुम मेरी मॉम नहीं हो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। एलिशिया से मेरी शादी करीब 6 महीने पहले हुई, क्योंकि फैलोन की माँ से मेरी 2 साल पहले तलाक हो चुकी थी, और शायद इसी वजह से फैलोन एलिशिया से नफरत करता है। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी फैलोन उसके साथ बुरा सलूक ही करता है, और कभी भी एलिशिया ने उसकी माँ की जगह लेने की कोशिश नहीं की। फैलोन अपनी माँ से दूर होने की वजह से हर वक्त चिढ़ता रहता था। फैलन, हम इस पर पहले ही बात कर चुके हैं, तुम एलिशिया से इस तरह बात नहीं कर सकते। किस तरह से डैड? मैं बस वो कर रहा हूँ जैसा मुझे थेरेपिस्ट ने करने को कहा था। उस थेरेपिस्ट ने तुम्हें बदतमीजी का लाइसेंस नहीं दिया। अब एलिशिया भी इस घर का हिस्सा है और तुम्हें इसकी इज्जत करनी होगी। फैलोन ने प्लेट आगे धकेली। मैं जा रहा हूं, अपना नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं डैड। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे के बाहर चला गया। एलिशिया मेरे साथ आकर बैठी और अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। मुझे अच्छा लगा तुमने मेरी हिमायत की। शुक्रिया की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने एक अच्छे आदमी से शादी की थी, और एक बहुत अच्छे बाप से। एलिशिया मुस्कुराई और मेरा हाथ चूमने लगी। मैंने भी एक बेहद खूबसूरत लड़की से शादी की है, और मैं जानता हूँ वक्त के साथ साथ फैलोन को भी एहसास होगा। शुक्रिया मेरी जान। फैलोन की बर्थडे 2 हफ्ते तक आ रही है, और अगर वो सच में अपना अलहदा कमरा बेसमेंट में चाहता है तो हम उसे ये तोहफा दे सकते हैं। उसके लिए वहाँ नीचे एक छोटा कमरा बनाना अच्छा रहेगा, और मैं खुद उसे डिज़ाइन करूँगी, और मैं जानती हूँ उसे ये तोहफा बहुत अच्छा लगेगा। एलिशिया, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, शायद वो इससे भी नाखुश ही रहेगा। तुम रहने दो। नहीं, इस तरह सख्ती करने से वो और भी दूर हो जाएगा। मुझे पता है डिवोर्स का बच्चों पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसलिए प्लीज़ मुझे ये करने दो, ये उसका तोहफा होगा। अगर तुम करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। एलिशिया खुद एक इंटीरियर डिज़ाइनर है, और वो फैलन के लिए बेसमेंट का कमरा बनाने में बहुत ज़्यादा खुश थी। सारे काम उसने अपनी निगरानी में किए, और कुछ ही दिनों में उसने फैलन के लिए खुद का कमरा तैयार कर दिया। उस कमरे में फुल साइज बेड, LED लाइट्स, टेलीविजन और एक गेमिंग सिस्टम था, और साथ में एक छोटा फ्रिज भी था जिसमें बहुत सारे सोडा और स्नैक्स मौजूद थे। जब उसकी बर्थडे करीब आई और उसने वो कमरा देखा, तब उसकी आंखें खुशी से चमकने लगीं, और उसने एलिशिया को गले से लगा लिया। वो बार बार उसका शुक्रिया अदा करने लगा, और ये देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। आपको गुस्सा करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब फैलन पूरी तरह बेसमेंट में सेटल हो चुका था। वो ज़्यादातर टाइम नीचे ही गुजारता था। वो पूरे दिन में या तो स्कूल होता था या फिर बेसमेंट में। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वो ऊपर आता था, और जाने से पहले वो बेसमेंट को लॉक करके जाता था। मैंने उससे पहले कभी भी तवज्जो नहीं दी, लेकिन एक रात बेसमेंट से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं, और मैं नीचे देखने के लिए गया कि वहाँ क्या चल रहा है। फैलोन, मुझे चिल्लाने की आवाज़ें आई। क्या सब ठीक है? सब ठीक है डैड, मैं हॉरर मूवी देख रहा हूँ। क्या तुम आवाज़ धीमी करोगे प्लीज़? ठीक है। मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वापस गया, और अब रात ख़त्म होने ही वाली थी। वक्त के गुजरते ही शहर की लड़कियाँ गायब होना शुरू हो रही थी। एक अजीब तरह की बदबू बेसमेंट से आने लगी। तब फैलोन ने कहा कि उसके कमरे में चीज़ पड़ी है, शायद ये बदबू उसकी होगी, और वो जल्दी ही उसे कूड़े में फेंक देगा। उसके इस तरह के बर्ताव की वजह से मुझे उस पर शक होने लगा, क्योंकि वो मेरे सामने कंफर्टेबल नहीं बैठता था। उस पर शक करने की वजह ये नहीं कि वो एलिशिया को इज्जत दे रहा था, बल्कि वो दिन ब दिन अलग तरह से बड़ा होता जा रहा था। एक दिन जब फैलन स्कूल में था और एलिशिया अपने बिजनेस ट्रिप पर थी, मैं नीचे बेसमेंट की तरफ गया, और जो मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कमरा किसी बड़े लड़के का लग रहा था, लेकिन वो बदबू हॉल के नीचे से आ रही थी। मैंने उस बदबू का पीछा किया। वहाँ नीचे एक और कमरा था जिसके बारे में मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था। वहाँ करीब 6 लड़कियाँ बंधी हुई बैठी थीं।
और उन सभी लड़कियों ने ब्रा और अंडरवेयर के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। उन लड़कियों की हालत बहुत ही बुरी थी। उन सभी ने मेरी तरफ खौफ की नज़रों से देखा। मैंने कमरे में इधर उधर देखा और मुझे एक वीडियो कैमरा मिला। मैंने वो कैमरा उठाया और वीडियोस देखने लगा। मैं उन वीडियोस को सिर्फ कुछ सेकंड्स तक ही देख सका क्योंकि वो बहुत ही बेहुदा थी। मैंने फौरन उल्टी कर दी। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और पुलिस को फ़ोन किया। मेरे अपनी बीवी से अलहदा होने की एक वजह थी जिस वजह से फैलन थेरेपी लेता है। वो रोज़ाना उसके कमरे में रात के वक्त जाती थी और फैलन के साथ गलत काम करती थी। मैं उससे मिलने के लिए जेल में गया। पुलिस चाहती थी कि मैं फैलन से बात करूं और तब मैं उससे मिलने गया। मैं उसके सामने बैठा और विंडो से दूसरी तरफ उसे देखने लगा क्योंकि वो दूसरे अलग कमरे में बैठा था। हम दोनों ने फ़ोन उठाए। हे फैलन। हे डैड। तुमने उन लड़कियों के साथ क्या किया? तब उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कुराहट आ गई। तब उसकी आंखों में गंदगी देखकर मुझे लगा कि वो मेरा बेटा नहीं है बल्कि कोई जानवर है। मुझे उनकी ज़रूरत थी डैड। मुझे मॉम की ज़रूरत थी। वो मुझे बहुत अच्छा महसूस करवाती थी और जब आपने उन्हें मुझसे दूर किया वो मुझे वापस चाहिए था। मैं वही महसूस करना चाहता था। आपने उन्हें मुझसे दूर कर दिया तो ये सब आपकी गलती है। मैं वहीं जम गया। मेरे बेटे के मुंह से ये सब सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि वो शर्मिंदा नहीं था बल्कि ये सब एंजॉय कर रहा था। और तब वो दूसरी लड़कियों को भी अपनी दरिंदगी का शिकार बना रहा था। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैं उसकी तरबियत अच्छी नहीं कर सका। एलिशिया और मैं उस सब से दूर चले गए और एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू करने लगे और अब फैलन मेरे लिए पूरी तरह मर चुका था। मेरा नाम जिन है और मेरी उम्र 19 साल है। मैंने हाल ही में अपना घर छोड़कर एक अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का फैसला किया जिसका नाम स्टूडियो अपार्टमेंट था। एक अधेड़ उम्र की औरत जो उस अपार्टमेंट के ऊपर वाले पोर्शन में थी वो एक आर्टिस्ट थी। इस वजह से वो ज़्यादातर घर मौजूद नहीं होती थी। मुझे अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद है जो मुझे इस जगह पर आने के बाद मिली। मुझे यहाँ शिफ्ट हुए करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं और मुझे लगता है कि इस जगह कुछ तो गलत है। शायद ये मेरा ख्याल हो सकता है लेकिन सच में मुझे लगता है कि बेसमेंट के अंदर ज़रूर कुछ है। चलिए मैं शुरू से आपको सब कुछ बताता हूँ। करीब 2 हफ्ते पहले मैं यहाँ शाम के वक्त आया था। मेरे डैड और मेरी बहन ने मुझे यहाँ सेटल होने में मदद की। जब वो चले गए तब मैंने कुछ खाने का सोचा और अपने गेम स्टेशन पर वीडियो गेम्स खेलने लगा। करीब 1 घंटा गुजरने के बाद मुझे दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद वो ऊपर रहने वाली औरत होगी लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की, यही सोचते हुए कि शायद उसे कोई चीज़ चाहिए होगी। जैसे ही मैं अपार्टमेंट के अंदर गया मुझे एहसास हुआ कि वो जगह खाली पड़ी है। शायद वो औरत घर नहीं थी और ना ही उसकी गाड़ी गैराज में थी। तो फिर किसने दरवाज़ा नॉक किया? मैं सोचने लगा। मुझे भूतों और चुड़ैलों में यकीन नहीं। इस वजह से मैंने उस बात को फौरन दिमाग से निकाला और फिर से वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दिया। अगली रात जब मैं अपने बेड पर लेटा हुआ फ़ोन चला रहा था मुझे किसी चीज़ के स्क्रैच करने की आवाज़ आने लगी, वो भी मेरे बेड के नीचे से। वो आवाज़ मेरे बेड के नीचे से आ रही थी। मैंने पहली बार उन्हें इग्नोर किया लेकिन जब वो आवाज़ कुछ मिनटों तक बंद नहीं हुई मैंने उसे चेक करने का इरादा किया। मैं झुका और बेड के नीचे देखने लगा, शायद वहाँ कोई चूहा होगा। लेकिन जब मैंने बेड के नीचे फ्लैशलाइट मारी तब वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने इस बात को भी इग्नोर किया और फिर से बेड पर लेट गया। मैं सोचने लगा कि ये चूहा काफ़ी चालाक है जो मेरे देखने से पहले ही छुप जाता है। मैंने एक बार फिर नीचे झुककर देखने का सोचा लेकिन किसी चीज़ का नामो निशान नहीं था। ना ही मुझे चूहा नजर आया और ना ही कोई और चीज़ जो स्क्रैच कर सकती हो। इस बार फिर जब मैं बेड पर लेटा वो आवाज़ लगातार आ रही थी। मैंने ये रात इस तरह गुजारने का सोचा और अगली सुबह चूहे को पकड़ने वाला जाल लगाने का सोचा। मैंने बेसमेंट में आने के 4 दिन बाद वो जाल लगाया लेकिन अभी तक उसमें कोई भी चूहा नहीं फंसा था और ना ही वो स्क्रैचिंग की आवाज़ बंद हो रही थी। पता नहीं वो क्या चीज़ है लेकिन वो आवाज़ दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही थी। मैंने उस औरत से बात की जिसका नाम ग्लोरिया था। उसने बताया कि इस घर में ना ही तो कोई चूहा है और ना ही कोई ऐसी चीज़ जो स्क्रैच कर सके और मेरे आने से पहले वो औरत ही इस बेसमेंट में रहती थी। मैंने उसे अपनी कहानी बताई तब उसने मुझे किसी दूसरे कमरे में सोने का मशवरा दिया जब तक वो उस चूहे को पकड़ नहीं लेती। और इस सब के बाद वो चीज़ें और भी ज़्यादा डरावनी होती जा रही थी। मेरे बेसमेंट में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद तब करीब 1 बज रहे थे और मैं अपने कॉलेज के पेपर्स फिल कर रहा था जिसकी फाइनल डेट ख़त्म होने ही वाली थी।
मेरा टेबल कमरे के एक कोने में था और मेरी कमर के पीछे बाकी का कमरा था। जब मैं अपने लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहा था तब मुझे सामने स्क्रीन पर किसी आदमी का साया नजर आने लगा। मैं फौरन पीछे मुड़ा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मुझे भूतों में यकीन नहीं, इस वजह से मैंने इस बात को भी अनदेखा किया। मुझे लगा कि शायद थकावट की वजह से मेरा दिमाग इस तरह भटक रहा है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा था। और अब वो साया मुझे स्क्रीन पर बार बार दिखाई देने लगा जो कमरे के कोने में खड़ा था। और अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगना शुरू हो रहा था, खास तौर पर रात के वक्त। उस जगह पर चूहा ना होने के बावजूद भी वो स्क्रैचिंग की आवाज लगातार आ रही थी। और इस बार फिर मैंने ग्लोरिया से बात करने का सोचा। अगले दिन जब वो खाना बना रही थी मैं उसके पास गया। मैंने उससे पूछना शुरू किया, हे ग्लोरिया। हाय जिन, कैसे हो तुम? क्या नीचे सब ठीक है? दरअसल मैं उसी बारे में बात करने आया हूँ। मुझे एक आदमी मेरे कमरे में खड़ा हुआ दिखाई देता है। तुम जानती हो कि मैं भूतों में यकीन नहीं करता, लेकिन ये सब चीजें मुझे परेशान कर रही हैं। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? जब मैंने उस आदमी के बारे में बताया तब ग्लोरिया की आंखें पूरी तरह खुल गई, जिसका मतलब था कि वो उस बारे में कुछ जानती है। जिन, मुझे लगता है कि मुझे ये जगह तुम्हें किराए पर देने से पहले सब बता देना चाहिए था, क्योंकि तुमसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे उन्हें भी ये साए नजर आते थे और इसी वजह से उन्होंने ये घर छोड़ा था। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा कि तुम्हें इन चीजों में यकीन नहीं। शायद मुझे तुम्हें ये बेसमेंट किराए पर देने से पहले बता देना चाहिए था। मैं पूरी तरह से खामोश रहा, लेकिन अभी भी मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए थे। क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकती हो कि बेसमेंट के अंदर क्या चीज है? इस जगह पर अपार्टमेंट के बनने से पहले एक बहुत बड़ा विक्टोरियन हाउस था और कहा जाता है कि ये बात 18वीं सदी की है, जब बहुत सारे गुलामों को इस बेसमेंट के अंदर कैद कर रखते थे। वो उन सभी को मजदूरी के बाद यहीं रखते थे। इनमें से बहुत सारे गुलाम भूख और बीमारी की वजह से मर गए, लेकिन उनमें से कुछ बुरी तरह जुल्म का शिकार होते थे, और वो भी इसी बेसमेंट के अंदर। शायद ये साया उन्हीं में से किसी का है जो इस प्रॉपर्टी पर कब्जा किए मौजूद हैं। बाद में वो विक्टोरियन पैलेस खत्म कर दिया गया और कई सालों तक ये जगह वीरान पड़ी रही। जो भी लोग यहाँ आते थे वो सभी कहते थे कि उन्हें कोई साया नजर आता है। फिर मैंने ये जमीन खरीदी और इस पर यह अपार्टमेंट बनाया। मुझे भी कई बार वो भूत नजर आ चुके हैं, लेकिन वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। बस वो अपने होने का एहसास उन लोगों को दिलाते हैं जो इस प्रॉपर्टी पर रहते हैं। मैंने यहाँ फादर को भी घर साफ करने के लिए बुलाया था। उन्होंने बताया कि वो साए अपने मास्टर से बदला चाहते हैं और वो अपना बदला लिए बगैर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन वो किसी भी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब ये तुम्हारा फैसला है, क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो या जाना चाहते हो? इतना कहने के बाद वो वहां से चली गई। मैं एक बार फिर से खामोश खड़ा रहा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए या फिर इस जगह से चले जाना चाहिए? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते?